स्टूडेंट्स, वेलकम टू बारोट्स बायोलॉजी वंस अगेन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स। सो आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि आपने और कुछ देखा हो या ना देखा हो, पर आपने सोनी टीवी पे सीआईडी चैनल बहुत देखी है। दैट मीन सीआईडी सीरियल जो आती थी, ठीक है, और उसमें हमारे जो सीआईडी के जो हेड थे, ठीक है, हमेशा कहते थे दया कुछ तो गड़बड़ है ना। तो क्राइम लोकेशन पे किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके से वहां पे चीजों का ध्यान में रखा जाता है और डॉक्टर क्या करते हैं वहां पे आके, ये कहीं ना कहीं बेसिक चीजें आज आपने देखी है, ठीक है। पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्राइम लोकेशन पे पाए जाने वाले सैंपल्स को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से डीएनए की प्रोफाइलिंग की जाती है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, तो आपका पूरा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिलेटेड जो टॉपिक का जो कंफ्यूजन है वो मैं यहां पे दूर कर सकूं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो एज अर्ली एज पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें बेटा। और आपके बहुत ही अच्छे मुझे यहां पे सपोर्ट मिल रहे हैं, बिकॉज बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए, मैं आपके लिए टॉपिक और वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए बेटा, एक बात जरा समझिए, अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करूं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 1984 में सर एलेक जेफरी ने, ठीक है, ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस हमें जो समझाई है सबसे पहले, ठीक है, इन्वेंट जो की थी वो सर एलेक जेफरी ने की थी। 1984 के बाद कह सकते हैं कि इंडिया में डॉक्टर वी के कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट की थी। तो आज जो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख पा रहे हैं इंडिया में जो हो रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। चलिए और अच्छे से हम इसको जरा समझने की कोशिश करें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा, एक बात जरा समझ लीजिए, आज कोई भी इंसान हो, एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ 0.1% डिफरेंस दिखाता है। आज एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये डिफरेंसेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ये वर्ड आपने देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? तो ये भी डिफरेंस मींस, इसकी डेफिनेशन आप याद रख दीजिए, दैट डिफरेंस इन ए डीएनए सीक्वेंस, difference in a DNA sequence of any individual, और फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रुप, और हम पॉपुलेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। आज हम जानते हैं कि हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, 0.1% बेस पे डिफरेंट है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो आप बेटा जेनेटिक्स में पढ़ चुके हो कि हमारे पास 3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, 3 × 10⁹ बेस पेयर हैप्लॉइड कंडीशन के हिसाब से। और वहीं अगर मैं डीएनए की बात करूं बेटा, तो एक बात जरा समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में दो टाइप की कंडीशन होगी। डीएनए कंप्लीटली बना है बेस पेयर से, और यही बेस पेयर में 3 × 10⁹ बेस पेयर जो हमारे डीएनए में होते हैं, उसमें से 99.9% जो सीक्वेंसेस है, डीएनए सीक्वेंसेस जो है, ये डीएनए सीक्वेंसेस सेम होती है। आप में, मुझ में, सब में इतनी डीएनए सीक्वेंस हमेशा सेम होती है। 0.1%, ठीक है, सीक्वेंसेस में डिफरेंसेस दिखाई देता है। तो बेटा याद रखिए कि ये जो 99.9% जो सीक्वेंस सेम है, हम उसे बल्क डीएनए कहेंगे, क्योंकि ज्यादातर अमाउंट इसका है सेम सीक्वेंसेस का। वहीं 0.1% चेंजेस दिखाई दे रहा है, डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, उस डीएनए के पार्ट को हम
सैटेलाइट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सैटेलाइट डीएनए। तो ये बात आपको याद रख देनी है, ये पहले तो अपने दिमाग में डाल दीजिए कि 99.9% डीएनए सीक्वेंस जो है वो सब में सेम है, 0.1% जो है वो डिफरेंस है और उसे हम सैटेलाइट डीएनए कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये सैटेलाइट डीएनए होता कहां है, ये इसकी लोकेशन कहां है। देखो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए कि यहां पे मैं एक क्रोमोसोम बताऊं, जैसे कि ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर यहां पे लोकेटेड है। देखा होगा आपने कि क्रोमोसोम्स के एंड्स में कुछ पोर्शन हमें कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, लाइक दिस। ये पोर्शन हम सैटेलाइट डीएनए के तौर पे कंसीडर करते हैं, ये सैटेलाइट रीजन है। क्रोमोसोम की जो एंड होती है ना बेटा, एंड्स, क्रोमोसोम की जो एंड्स होती है वो एंड्स को टेलोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टेलोमियर। और हमेशा आप याद रखिए बेटा कि क्रोमोसोम की जो एंड्स होगी टेलोमियर, वहीं पे ही हमें ये 0.1% सैटेलाइट डीएनए मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई लोकेशन इसकी कहां है। अगर मैं हमारे क्रोमोसोम की बात करूं, हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, 23 पेयर्स। वो 23 पेयर में अगर मैं स्पेसिफिक कह सकता हूं कि वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट डीएनए होते हैं। याद रखिए बेटा, ये वाई क्रोमोसोम जो है उसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट डीएनए मिलेंगे। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है, लोकेशन आपको याद रखनी है। चलिए और कुछ चीजें के बारे में यहां पे बताना चाहूंगा। अब ये जानते हो, मैंने आगे के टॉपिक्स में भी आपको पढ़ाया था कि डीएनए में से ही आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है और उसमें से प्रोटीन बनता है। एक बात जरा समझ लीजिए बेटा कि ये जो बल्क डीएनए है, बल्क डीएनए में से प्रोटीन बनेगा, मतलब बल्क डीएनए में से एमआरएनए बन सकता है, इसमें से नहीं बनेगा। ये जो सीक्वेंस है 0.1% सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कभी भी प्रोटीन बनाने में यूज नहीं होती है। अब मुझे एक बात जरा याद कीजिए, अगर आपने टॉपिक नहीं देखा तो आप जरा एक बार फिर से मेरे टॉपिक के ट्रांसक्रिप्शन के टॉपिक को स्टडी कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा। वहां पे मैंने कहा था कि एमआरएनए जो होता है वो एमआरएनए में हमें इनिशियल लेवल पे जो एचएनआरएनए कंडीशन में होता है, इमेच्योर, ठीक है, सो वो एचएनआरएनए में हमें एक्सॉन्स भी दिखते हैं, इंट्रॉन्स भी दिखते हैं, एक्सॉन्स भी दिखते हैं, इंट्रॉन्स भी दिखते हैं। उसमें हम कहते थे कि इंट्रॉन्स जो है वो इंट्रॉन्स कहीं ना कहीं अनयूज्ड सीक्वेंसेस है जो प्रोटीन बनाने में यूज नहीं हो सकती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हमें जो इंट्रॉन सीक्वेंस दिखाई दे रही थी वो सैटेलाइट डीएनए में भी मिल सकती है? दैट मीन सैटेलाइट डीएनए में हमें इंट्रॉन सीक्वेंस मिलेगी, ऐसी सीक्वेंस जो हमें प्रोटीन बनाने में यूज कभी नहीं होने वाली, हमें कभी इसका इंपॉर्टेंस प्रोटीन बनाने में हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये बात आप जरा ध्यान में अपने रख लीजिए और थोड़ा सा अच्छे से समझते बेटा कि 0.1% सैटेलाइट डीएनए हमारे क्रोमोसोम्स में मौजूद है। अब बात यह बेटा कि ये सैटेलाइट डीएनए हमें टू टाइप्स, दैट मींस टू कंडीशंस में हमें मिलेंगे। एक जिसे हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट, वी कॉल इट एज ए मिनी सैटेलाइट, एंड सेकेंड वन वी कॉल इट एज एन माइक्रो सैटेलाइट। अब किस आधार पे मैं मिनी बोल रहा हूं, किस आधार पे माइक्रो बोल रहा हूं, तो ये बेटा आपको जरा ध्यान में रखना है कि जब मैं मिनी सैटेलाइट बोल रहा हूं तो मिनी सैटेलाइट में 11 to 60 बेस पेयर होते हैं। मतलब डीएनए का एक ऐसा पार्ट जहां पे रिपीटिव सीक्वेंस है, पर वो रिपीटिव सीक्वेंस कितने बेस पेयर से बना हुआ है बेटा? 11 to 60 बेस पेयर। और वहां पे मुझे 500 to 30,000 रिपीटिव यूनिट्स मिलने वाले हैं। ये भी आप याद रख लीजिए। मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है और वो क्रोमोसोम में मुझे टेलोमियर लोकेशन पे मिनी सैटेलाइट डीएनए दिखाई दे रहा है, दैट मींस रिपीटिव सीक्वेंस वाला डीएनए मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये जो रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस जो है वो 11 to 60 बेस पेयर से बना हुआ है, AGCT, ठीक है, कितनी? 11 to 60 बेस पेयर। और ये 11 to 60 बेस पेयर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं बेटा? 500 to 30,000 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है इसकी साइज,
इससे पता चलता है कि सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट की जो साइज है वो कितनी होगी। वहीं अगर मैं माइक्रो सैटेलाइट की बात करूं बेटा, तो आप ये जरा ध्यान में रखिए, माइक्रो सैटेलाइट में 1 to 8 बेस पेयर होते हैं, ओनली 1 to 8 बेस पेयर। और ये जो सीक्वेंस है वो 10,000 से लेके 1 लाख तक, ठीक है, ये रिपीट हो रही है। दैट मीन्स यहां पे माइक्रो सैटेलाइट लोकेशन जहां पे भी होगा डीएनए में, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट पोर्शन जो होगा वो हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं वहां पे 1 to 8 बेस पेयर होंगे, और ये 1 to 8 बेस पेयर सीक्वेंसेस जो है वो स्पेसिफिकली 10,000 to 1 लाख टाइम्स रिपीट हो रही होगी। तो आई होप आपको पहले ये पता लग गया कि हमारे में 99.9% सीक्वेंसेस सेम हैं, 0.1% सीक्वेंसेस हमें कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखाई दे रही है, और उसमें भी दो वेराइटीज है, मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। और ये सीक्वेंसेस कभी भी प्रोटीन्स बनाने में यूज नहीं होती, ये आप में, मुझ में, सब में डिफरेंट है, और ये डिफरेंस होने की वजह से ही हम इसे क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इतना समझ लीजिए कि आज 0.1% डिफरेंस है हमें, और ये जो 0.1% डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस के सीक्वेंस को हम कहते हैं VNTR, क्योंकि रिपीटिव यूनिट्स है, ये रिपीट हो रही है। आपने देखा यहां पे कितनी टाइम्स रिपीट्स हो रही हैं ये, तो ये रिपीटिव यूनिट जो है इसे हम VNTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो किस तरीके से, अब हमें यह जानना है, मान लीजिए कि अगर कोई दो इंसान है और वो दो इंसान के बीच में हमें डिफरेंसेस फाइंड करना है। अब वो दो इंसान के बीच में डिफरेंस कितना है, अब वो हमें फाइंड करना हो, तो यहां पे एक चीज तो फिक्स है कि आप ये बल्क डीएनए को स्टडी नहीं करना चाहोगे, बिकॉज वो तो सब में सेम होता है। तो अब ये VNTR, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जो है वो ही चेक करना चाहोगे और वही एनालाइज करना चाहोगे, जिससे पता चल जाएगा कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन प्रोसेस ही है इसको एनालाइज करना। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया कैसे जाता है। सो हमारा नेक्स्ट बोर्ड वर्क उसी के ऊपर होगा, ठीक है। तो चलिए वो देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोफाइलिंग होगा, ठीक है। आइए चलिए, तो आइए अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए प्रोफाइलिंग होती है, ठीक है, प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। मान लीजिए एक क्राइम लोकेशन है, एक स्पेसिफिक क्राइम लोकेशन है, और वो क्राइम लोकेशन पे एक मर्डर हो चुका है, किसी का मर्डर हो गया। अब मर्डर किसने किया है हमें पता नहीं है, तो जैसे कि मैंने कहा सीआईडी की टीम वहां पे पहुंच जाएगी, ठीक है, और सीआईडी की टीम पहुंच के वहां पे एनालाइज करेगी, स्टडी करेगी। मान लीजिए क्राइम लोकेशन पे ब्लड मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ब्लड। दैट मीन्स कि जिसने क्राइम किया है, किसी ने किसी को खंजर मार दिया है, ठीक है, और उसी का कहीं ना कहीं, उसे मारते वक्त उसी का ही ब्लड कहीं ना कहीं नीचे गिर गया, लग गया। अगर ब्लड मिल जाता है, या फिर किसी भी इंसान का हेयर फॉलिकल मिल जाता है, या फिर किसी का सलाइवा मिल जाता है, या फिर स्पर्म मिल जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ चीजें हैं जिसकी मदद से हम सस्पेक्ट को पकड़ सकते हैं, ठीक है, मर्डरर को पकड़ सकते हैं। चलिए हमारे क्राइम लोकेशन पे यहां पे हमें ब्लड मिला है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे पहला केस ये होगा बेटा, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। यहां पे मैं हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता जाऊंगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये हमारा हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट। आइसोलेशन ऑफ डीएनए दैट मीन्स कि हमें कैसे भी करके सबसे पहले ब्लड में से डीएनए को निकालना होगा। अब बात यह है कि ब्लड, आपको पता है कि ब्लड में अगर सेल्स होंगे तो सेल्स की मेम्ब्रेन होगी, और मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे, मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तो ही तो अंदर से डीएनए बाहर निकल पाएंगे। तो मेम्ब्रेन को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स की मदद ली जाती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, सेलुलेज हो गया, काइटिनेज हो गया, अब कोई भी डिफरेंट एंजाइम्स है, ठीक है, जो डिपेंड करता है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, ठीक है। उस हिसाब से हम यहां पे एंजाइम यूज करेंगे, और एंजाइम यूज करके कहीं ना कहीं हमने डीएनए निकाल लिया है। मान लीजिए ये डीएनए यहां पे हमने बाहर निकाल लिया है, ये हो गया डीएनए बाहर आ गया। अब बात ये है बेटा, ये डीएनए बाहर तो आ गया है, अब लोकेशन भी पता है कि डीएनए के कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे
ठीक है, हमें सैटेलाइट डीएनए मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? सैटेलाइट डीएनए हमें मिल रहे हैं, हमें पता है। तो बात यह है कि हमें इसके फ्रेगमेंट्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे बेटा? फ्रेगमेंट्स। सो हमारा सेकंड पॉइंट होगा कि हम यहां पे ये करें डीएनए के फ्रेगमेंट्स। और एक बात समझ लीजिए बेटा कि डीएनए फ्रेगमेंट्स करने के लिए यहां पे हमें एंजाइम की मदद पड़ेगी, जरूरत है। एंजाइम के बिना तो हो ही नहीं सकता, स्पेसिफिक एंजाइम। तो यहां पे एक बात याद रख लीजिए बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है बेटा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसके बारे में मैं ज्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊंगा इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, ठीक है, वहां पे हम टॉपिक्स में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसमें भी स्पेसिफिकली एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस ये एंजाइम का फंक्शन ही ये है कि ये एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल सीजर की तरह वर्क करती है। ये डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे, डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशन पे डीएनए को कट करती है और वहां से हमें फ्रेगमेंट्स कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो फ्रेगमेंट्स के लिए हमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन करना जरूरी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का यूज करना जरूरी है। चलिए मान लीजिए फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए। चलिए मान लीजिए यहां पे फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए, कुछ छोटी साइज के हैं तो कुछ बड़ी बड़ी साइज के हैं, अलग अलग साइज के हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहे। देखो बेटा यहां पे जो भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो क्लियरली ऑब्जर्वेबल नहीं है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि डीएनए फ्रेगमेंट्स यहां पे हमने एंडोन्यूक्लियस के द्वारा प्राप्त किए हैं। अब क्या होगा? अब यहां पे एक प्रोसेस होगी, थर्ड प्रोसेस। जैसे कि ये सेकंड प्रोसेस थी, वैसे ही अब मैं थर्ड प्रोसेस की बात कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, ये एपरेटस अगर आपको देखना हो तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा एपरेटस यहां पे, ठीक है, रखा है। इसी तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा अरेंजमेंट होता है। यहां पे देखिए, यहां पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्पेसिफिकली अगारोस जेल का यूज किया जाता है। अगारोस जेल एक तरीके से अल्कलाई अगारोस जेल यहां पे यूज किया जाता है। ये अल्कलाई अगारोस जेल, मान लीजिए कि ये पूरी प्लेट है हमारे पास, ये प्लेट है, ये क्या है? प्लेट। और प्लेट में अगारोस जेल यहां पे यूज किया गया, अगारोस जेल यहां पे डाला गया है। और उस अगारोस जेल पे बेटा वेल क्रिएट किए जाएंगे। यहां पे देखिए मैंने यहां पे मान लीजिए कि टोटली 2 वेल्स, मैंने यहां पे 2 वेल्स बनाए हैं, ठीक है, ये हो गए 2 वेल मैंने यहां पे बनाए हैं। अब ये वेल्स में मैं किस तरीके से इसको यूज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने इस वेल में मर्डर का जो डीएनए है, ठीक है, यहां पे देखिए मुझे मर्डर का ब्लड मिला था, और वो ब्लड को मैंने यहां पे आइसोलेशन ऑफ डीएनए करके फ्रेगमेंट्स निकाल के उसको मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो यहां पे मैं मान लीजिए कि यहां पे मैं मर्डर कर रहा हूं, ये हो गया मर्डरर। और उसी जगह पे मैं यहां पे सेकेंड वेल पे मैं उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल रहा हूं। इसी तरीके से उस इंसान के डीएनए फ्रेगमेंट्स डाल रहा हूं जिसपे मुझे शक है कि शायद कहीं ना कहीं मर्डर उसने किया है। दैट मीन्स हम क्या चेक कर रहे हैं? हम 2 चीजें चेक कर रहे हैं। एक ये चेक कर रहे हैं कि जिस जगह पे क्राइम हुआ था वहां से हमें जो ब्लड मिला है वो ब्लड में किस तरीके के डीएनए फ्रेगमेंट्स है, और उसको हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं। सेकंड, साथ ही साथ मैं उस इंसान के ब्लड को भी स्टडी कर रहा हूं, उस इंसान के डीएनए को भी स्टडी कर रहा हूं जिसमें मुझे शक है। तो मान लीजिए यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल बारोट सर कर लिए। चलिए मैं अपने ही बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। मेरा ही ब्लड लिया गया था, मेरे ही ब्लड में से इसी तरीके से डीएनए, ठीक है, निकाले गए थे, एंडोन्यूक्लियस की मदद से उसे फ्रेगमेंट्स किए गए और वो भी मैंने यहां पे डाल दिए, ठीक है, यहां पे यूज कर लिए। अब बात ये बेटा कि यहां पे इसको, ये जो प्लेट है अगारोस जेल प्लेट, इसको स्पेसिफिकली एक एपरेटस मैंने आपको अभी फोटो बताया था, इस तरीके से ग्लास का एक एपरेटस है, उसके अंदर ये प्लेट रखी जाती है और इसमें एक सॉल्यूशन भरा जाता है, और ये सॉल्यूशन जो है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बफर सॉल्यूशन यहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। अगारोस में अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज होने की वजह से, ये पॉइंट आपको याद रखना है,
अगारोज में एल्कलाइन सॉल्यूशन यूज होने की वजह से होगा ये बेटा कि यहां पे डीएनए तो हमने डाल दिए, मर्डर के डीएनए के फ्रेगमेंट्स डाले, मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी यहां पे डाल दिए गए हैं। तो ये अगारोज जेल का एल्कलाइन कंडीशन हेल्प यहां पे प्रोसेस ये करेगा, ये डीएनए को डीनेचर करेगा। क्या करेगा बेटा? डीनेचर। डीनेचर मतलब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेगा। आपको पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स रखता है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहां पे सेपरेट होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा आप समझ लीजिए, यहां पे एपरेटस के एक साइड में यहां पे स्पेसिफिकली इसको नेगेटिव चार्ज यहां पे अरेंज करूंगा, कैथोड का वायर, ठीक है, कैथोड चार्ज यहां पे, और एक साइड होगा यहां पे पॉजिटिव एंड दैट इज अ एनोड चार्ज। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा, करंट यहां पे पास आउट करूंगा। होगा ये बेटा कि यहां पे स्पेसिफिकली मैं लिख देता हूं ये 1 2 3 4 5 6 7। अब होगा ये बेटा, जैसे ही यहां पे मैं करंट पास आउट करूंगा, आपको पता है कि मैंने यहां पे क्या डाले थे? मर्डर के डीएनए के फ्रेगमेंट्स, और यहां पे क्या डाले थे? मेरे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, क्योंकि शक है मुझ पे। अब दोनों के डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहां पे डाले गए हैं, तो होगा ये बेटा, ये डीएनए जो है यहां पे मैं यूज कर रहा हूं वो नेगेटिव चार्ज है। वो क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो होगा ये ऑफकोर्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स यहां पे जो फ्रेगमेंट डाले गए हैं उस फ्रेगमेंट में से जो सबसे लाइट वेटेड होंगे, जो छोटे बेस पेयर वाले डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे, वो सबसे पहले यहां से माइग्रेट करेंगे। क्या होंगे बेटा? माइग्रेट कर जाएंगे, और माइग्रेट करके स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अब कहां पहुंचेंगे हमें पता नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, वो दिखेगा ही नहीं। वो सेकंड लोकेशन पे मौजूद है, फोर्थ पे मौजूद है, फिफ्थ पे मौजूद है। डीएनए के फ्रेगमेंट्स कहां पे मौजूद है हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता है, ठीक है। बट मान लेते हैं कि यहां से यहां तक फिफ्थ पे, ठीक है, यहां पे कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहां पे अरेंज हो गए हैं, और मेरे भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स कुछ फिफ्थ और फोर्थ पे यहां पे अरेंज हो गए हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, अभी ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब क्या है? अब बात ये बेटा कि यहां पे जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट किए वो अगारोस जेल पे किए, और बात ये बेटा, अगारोस जेल जो है वो अनस्टेबल होती है। क्या होती है बेटा? अनस्टेबल। इसलिए कैसे भी करके हमें ये जो फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट किए हैं वो फ्रेगमेंट्स को हमें अगारोस जेल में से बाहर लाने होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? चलिए, यही तो हमारा थर्ड पॉइंट यहां पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे थर्ड केस आ जाएगा। क्या होगा जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हम एक प्रोसेस करेंगे जिसको बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या बोलेंगे इसको बेटा? साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अभी साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या करेगा? साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम ये करेंगे बेटा, हम यहां पे लेंगे एक नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। क्या लेंगे बेटा? नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। मैं स्पेसिफिकली यहां पे नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन ले रहा हूं, ठीक है। और ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे मैं यहां पे ट्रांसफर करूंगा। दैट मींस मैं क्या करूंगा, अगारोस जेल की जो प्लेट होती है ना बेटा, ये रही अगारोस जेल की प्लेट, ठीक है, जिसमें इस तरीके से वेल थे, और यहां पे, ठीक है, हमें क्या मिले थे, मान लीजिए हमने माना था कि इस तरीके से डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट हुए होंगे, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं सिर्फ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पेपर जो है वो अगारोस जेल के ऊपर रख दूंगा। तो होगा ये जो यहां पे डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन के पेपर पे आ जाएंगे। दिखाई नहीं दे रहा है, हम मान रहे कि ये हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन स्टेबल है, अगारोस जेल अनस्टेबल थी, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो जब हम उसको अगारोस जेल में से नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं उसको साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब सिचुएशन ये होगी बेटा कि यहां पे मान लीजिए, मैं यहां पे वापस इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये है हमारा नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पेपर, और नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पेपर पे हमने यहां पे किया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। दैट मीन्स अगारोस जेल पे था, उसी तरीके से हम यहां पे लोकेशन बता रहे हैं। अब यहां पे कुछ बैंड्स हमें मिली थी, ठीक है, ये मर्डरर की थी और ये मेरी है।
और यहां पे हमने क्या कर दिया, हमने फ्रेगमेंट जो है यहां पे ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया है, फ्रेगमेंट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया है फ्रॉम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, हमने फ्रॉम अगारोस जेल में से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब बात यह है बेटा, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, यहां पे जब डीएनए का आइसोलेशन किया गया और डीएनए के फ्रेगमेंट्स देखे जा रहे हैं, तो साइंटिस्ट का मेन पर्पस क्या है, दैट मीन्स कि यहां पे फॉरेंसिक वाले देखना क्या चाहते हैं, स्टडी क्या करना चाहते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज वो लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि यहां की सीक्वेंस, मतलब सैटेलाइट की जो सीक्वेंस है, सैटेलाइट डीएनए की जो सीक्वेंस है वो फिक्स उनको पता है कि सैटेलाइट की डीएनए की सीक्वेंस जो है फॉर एग्जांपल GCAG है, मान लीजिए क्या सीक्वेंस है GCAG, वो उनको पता है। दैट मीन्स दे नो दैट कि यहां पे ब्लड में जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स यूज की जा रही है, ठीक है, उसकी सीक्वेंस जो है वो GCAG है। तो यहां पे फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं, यहां पे स्पेसिफिकली यूज किया जाता है बेटा प्रोब। क्या यूज किया जाता है बेटा, प्रोब। प्रोब क्या है, ये VNTR प्रोब है, और प्रोब का फंक्शन क्या है वो जरा समझ लीजिए। यहां पे जो प्रोब यूज किया जा रहा है, ये प्रोब, ये जो डीएनए की फ्रेगमेंट्स हमें मिले थे, फ्रेगमेंट्स में ये कोड है GCAG, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्रीज लेकर आएगा। प्रोब जो है वो VNTR के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, रिपीटेटिव यूनिट के क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप समझ लीजिए कि कोड यहां पे जेनेटिक कोड जो है, सीक्वेंस जो है वो GCAG है, तो आप इतना अनुमान लगा सकते हो कि यहां पे जो प्रोब यूज किया जाएगा वो इनकी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, फॉर एग्जांपल CGTC, ठीक है, ओके, CGTC। तो यहां पे ये होगा, जानबूझ के साइंटिस्ट क्या करेंगे, उन्हें पता नहीं है कि फ्रेगमेंट्स कहां पे है, तो वो जानबूझ के यहां पे प्रोब यूज करेंगे। पर एक बात ये भी जरा समझ लीजिए, यहां पे ये जो प्रोब यूज किए जा रहे हैं, ये प्रोब रेडियो एक्टिव लेबल होंगे, मतलब रेडियो एक्टिव कंपाउंड से इनको क्या किया गया होगा, लेबल किया हुआ होगा, और फिर ये प्रोब यहां पे यूज किया जाएगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पे ऑलरेडी यहां पे कोड्स तो थे ही, मतलब यहां पे सीक्वेंसेस तो है, ठीक है, तो ये सीक्वेंसेस के सामने यहां पे ये प्रोब जो है वो आके अरेंज हो जाएगा, ये बाइंड हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएंगे उनके बीच में। क्या बन जाएंगे बेटा, बॉन्ड्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पे क्या बता रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि यहां पे टोटली सीक्वेंसेस हैं, और ये सीक्वेंसेस के सामने हम यहां पे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, प्रोब, और ये प्रोब यहां पे बॉन्डेड हो गए, प्रोब यहां पे बॉन्डेड हो गए, क्योंकि सारी जो चेन थी, मतलब सारी जो फ्रेगमेंट थी वो क्या थी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की थी। क्या थी, सिंगल स्ट्रैंडेड। अब आप बोलोगे सर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे हो गए, अब ध्यान से सुनिए, फिर से बताता हूं। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से डीएनए के फ्रेगमेंट किए थे, वो डबल चेन थी, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड थी। पर जब हमने यहाँ पे अगारोस जेल एल्कलाई यूज किया तो वहां पे डीनेचर हुआ था। क्या हुआ था बेटा, डीनेचर, और डीनेचर होने की वजह से यहां पे डीएनए की सीक्वेंसेस क्या हो गई थी, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गई थी। तो यहां पे जो भी डीएनए के स्ट्रैंड्स यहां पे सेपरेट हुए, फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं, वो एसएस डीएनए के हुए हैं, और ये एसएस डीएनए यहां पे था। एसएस डीएनए के सामने हमने क्या अरेंज कर दिया, प्रोब, रेडियो एक्टिव लेबल, ठीक है, हमने यहां पे क्या कर दिया, प्रोब को अरेंज कर दिया है। अब एट द एंड क्या होगा, अब एट द एंड ये होगा कि हम फाइनली यहां पे, ठीक है, यहां पे एक्सरे की मदद से हम यहां पे ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। जैसे ही यहां पे हम एक्सरे यूज करेंगे, ठीक है, एक्सरे यूज करने की वजह से क्या होगा बेटा, हमने यहां पे रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज किए थे, ठीक है, ये सारे जो प्रोब है वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड है। तो जैसे यहां पे एक्सरे यहां पे यूज होगा तो तुरंत ही ये ऑब्जर्वेबल हो जाएंगे, ये तुरंत ही बैंड्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। किसके फॉर्म्स में दिखाई देंगे बेटा, बैंड्स के फॉर्म में। तो अब एक चीज देखिए कि यहां पे VNTR, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यहां पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है एट मर्डर लोकेशन। जो ब्लड मिला था, मर्डर लोकेशन पे जो ब्लड मिला था उसमें 2 और 3 टाइम्स VNTR रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है। मेरा ब्लड लिया गया था, साथ में मेरे ब्लड की भी प्रोफाइलिंग हो रही थी, ठीक है, डीएनए की। तो वहां पे ये सिचुएशन हुआ, मेरे ब्लड में भी 2 और 3 टाइम्स ये जो सीक्वेंस है वो रिपीट हो रही थी। तो यही तो एनालाइज करना था कि सीक्वेंस कितनी टाइम रिपीट हो रही है। तो यहां पे जितनी मर्डर की रिपीट हो रही है उतनी ही मेरी बॉडी में भी रिपीट हो रही है। तो ये बात तो फिक्स हो गई कि मर्डर कहीं ना कहीं मैंने ही किया है, ठीक है, ये बात फिक्स हो गई और किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। ब्लड वहां से मिला है तो मर्डर मैंने ही किया है, ठीक है, और मुझे ही सजा होगी। तो ये आपको सीक्वेंस यहां पे पता चल गया होगा। फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए था बेटा। फिर से एक बार अच्छे से फास्ट फॉरवर्ड में हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, मर्डर लोकेशन से हमें क्या मिला था, ब्लड सैंपल मिला था।
उस ब्लड सैंपल में से, सेल्स में से हमने क्या किया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर हमने एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से उस डीएनए के क्या कर दिए थे बेटा, फ्रेगमेंट्स को हमने किस में डाला था बेटा, अगारस जेल के वेल्स में। अगारस जेल के वेल्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज यूज करने की वजह से हुआ ये कि फ्रेगमेंट्स जो थे वो कहीं ना कहीं सेपरेट हुए अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। और जैसे ही सेपरेट हो गए, फिर हमने वो अगारोस जेल में से फ्रेगमेंट्स को किसमें ट्रांसफर कर दिया बेटा, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, बिकॉज अगारोस जेल इज एन अनस्टेबल। तो हमने स्टेबल नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे उसे ट्रांसफर किया, जिस मेथड को कहते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। फिर हमने ये नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन में जो फ्रेगमेंट्स थे, वो फ्रेगमेंट्स के हमने यहां पे क्या यूज कर दिए, प्रोब, ठीक है। और प्रोब ऑलरेडी कैसे थे, रेडियो एक्टिव लेबल थे, ठीक है। फिर ये प्रोब को हमने एक्सरे, ऑटो रेडियोग्राफी प्रोसेस से एक्सरे हमने यहां पे यूज किया, और उसमें से उसकी मदद से हमने यहां पे सीक्वेंसेस को स्टडी किया। तो हमें पता चला कि स्पेसिफिक सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है। क्योंकि एक बात आप याद रख लीजिए बेटा, सीक्वेंसेस, ठीक है, सीक्वेंसेस रिपीट होना ये सब में डिफरेंट हो सकता है, दैट मींस होता ही है, ठीक है। या तो सीक्वेंस डिफरेंट मिलेगी, या तो सीक्वेंस के नंबर्स आपको डिफरेंट टाइप रिपीट होते हुए मिलेंगे। मींस मेरी बॉडी में अगर 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो आपकी बॉडी में शायद वो इतने टाइम रिपीट ना हो रहा हो। स्पेसिफिक क्रोमोसोम के स्पेसिफिक डीएनए में रिपीटेटिव सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है, वो सब में सेम नहीं होता। मान लीजिए मेरे 5th नंबर का क्रोमोसोम है, मान लीजिए मेरी बॉडी में 5th नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, और 5th नंबर के क्रोमोसोम में रिपीटेटिव सीक्वेंस जो है वो 10 टाइम्स है। कितनी टाइम्स है, 10 टाइम्स। अब बात यह है कि 10 टाइम्स रिपीटेटिव सीक्वेंस है, तो ये ब्लड है, ठीक है, जहां पे मर्डर हुआ था। अब ये ब्लड में से अगर मैं 5th नंबर का क्रोमोसोम निकालूं और उसको आइडेंटिफाइड करूं, और उसमें भी अगर 10 टाइम्स रिपीटेटिव सीक्वेंस हो, तो दैट मींस फिक्स मर्डर मैं नहीं किया। सो आई होप आपको ये पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस यहां पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप इस वीडियो को 2-3 टाइम्स देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। सो इसी तरीके से मैं आपको मिलता रहूंगा डिफरेंट बायोलॉजी के टॉपिक्स के साथ। जेनेटिक्स के स्टेप बाय स्टेप हम सारे डीएनए के टॉपिक्स, मतलब सारे जेनेटिक्स के टॉपिक्स हम यहां पे कवर कर रहे हैं। सो बेटा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। आने वाले टाइम में जब भी मैं अपने वीडियोस यहां पे पुट करूंगा, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और कमेंट कीजिए आपको कौन से टॉपिक चाहिए, वो टॉपिक के वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।